नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी 10th वाले स्टूडेंट हैं 10वीं के, तो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। विज्ञान के लिए संभावित प्रश्न यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, और इनमें से ही ये सवाल आपको अपने पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, लेकिन एक्सप्लेनेशन और आपका रिवीजन इतना बेहतर तरीके से हो जाएगा कि आप बिल्कुल ये वीडियो करिए, और इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज्ड और याद भी हो जाएंगी। तो जैसा आपको पता है वो विकल्पी प्रश्न आते हैं खंड अ में, और बाकी उसके आगे 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर के सवाल आते हैं। अब खंड अ भी आपको पता है पेपर में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो उपभाग 1 जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, तो फिजिक्स में किस तरह से सवाल आते हैं आपके देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बिंब की स्थिति, बिंब मतलब वस्तु ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो कि जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाए। तो अवतल दर्पण के लिए आप सभी को पता होगा 6 केसेस बनते हैं। मैं आपको पूरा रिवीजन करा दे रहा हूं कि अवतल दर्पण से यही सवाल नहीं, इसके अलावा अगर अलग केसेस से भी जुड़ते हुए सवाल आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हो। तो एक तो वस्तु अनंत पे रख सकते हो, फिर अनंत और सी के बीच में रखते हो, फिर सी पे रखते हो, फिर एफ, सी और एफ के बीच में रखते हो, फिर एफ पे रखते हो, फिर एफ और पी के बीच में रखते हो। तो जब अनंत पे रखते हो तो प्रतिबिंब आपका फोकस पे बनता है। जब अनंत और सी के बीच में रखते हो तो सी और एफ के बीच में बनता है। जब सी पे रखते हो तो सी पे बनता है। सी और एफ के बीच में रखते हो तो अनंत और सी के बीच में बनता है। एफ पे रखते हो तो अनंत पे बनता है, और एफ और पी पे रखते हो तो ये बनता है दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब कैसा बनता है अगर आपको याद हो, पहले वाले में बिल्कुल छोटा बिंदु आकार का बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है। और सेकंड केस में क्या होता है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, और उल्टा ही बनता है। सी पे रखते हो तो बराबर बन जाता है, बिल्कुल वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब सी और एफ के बीच में दर्पण के जैसे जैसे पास आते हो आप ना, वैसे वैसे प्रतिबिंब बढ़ने लगता है। तो प्रतिबिंब इस बार कैसा बनेगा, ये बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब आप एफ पे रखते हो तो अनंत पे कैसा बनता है, कह सकते हो कि बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और जब आप एफ और पी के बीच में रखते हो तो वो दर्पण के पीछे बनता है। बड़ा तो बनता ही है, साथ में वो आभासी हो जाता है, क्योंकि दर्पण के पीछे है ना भाई। ये रहा आपका दर्पण, अवतल दर्पण। तो इस केस में वस्तु इधर रहती है, प्रतिबिंब इधर कहीं बन जाता है, समझ गए। तो वो दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी रहेगा, सीधा बड़ा तो बनता ही है, और साथ के साथ में कैसा बनता है, उल्टा के बजाय कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो वही ये कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। तो आभासी केवल और केवल एक केस में बनता है, बिल्कुल लास्ट वाले में, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो। तो इसमें से देख लो, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में गलत है, वक्रता केंद्र पर गलत है, केंद्र से परे गलत है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक सवाल से 6 और सवाल आपने बना लिए। 6 और सवाल अब आपसे कहीं भी पूछेगा तो इस टेबल के थ्रू जो आपका रिवीजन हुआ है तो आप उसके जवाब आसानी से दे पाओगे। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक ट्रिक भी है कि देखो, जब भी वस्तु की पोजीशन दी गई हो तो आपको जहाँ जहाँ इनफाइनाइट दिखे उसको फोकस में बदल दिया करो, और जहाँ फोकस दिखे उसको इनफाइनाइट में बदल दिया करो, और जहाँ सी दिखे उसको सी में ही रहने दो। तो अपने आप इमेज की स्थिति आ जाती है। जैसे ये अनंत पे था तो इमेज फोकस पे, ये अनंत और सी पे बना, सी पे था तो इमेज सी और एफ के बीच में, सी पे था तो सी पे, सी और एफ में तो अनंत और सी, एफ पे तो अनंत पे। समझ गए। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हो। शुरू के 6 केस में वास्तविक और उल्टा बनता है, शुरू के 5 में और लास्ट में आभासी और सीधा, शुरू के 6 में वो छोटा या बराबर बनता है और लास्ट में बड़ा बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है, अवतल उत्तल। इस तरह से वो कह रहा है कि वो दर्पण या लेंस कौन से हो सकते हैं। तो एक चीज़ तुम्हें नोटिस करनी चाहिए इसके विषय में कि एक तो गोली दर्पण की बात कर रहा है और गोली लेंस की बात कर रहा है। तो अगर मैं दर्पण की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करता हूं, दर्पण की। दर्पण कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं ना। एक होता है आपका
अवतल और एक होता है आपका उत्तल। अब देखो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ना, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा निगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर मैं बात करूं लेंस की, अगर बात करता हूं लेंस की, लेंस भी दो तरह का होता है, एक होता है आपका अवतल लेंस और एक होता है आपका उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी की अगर बात करें, अवतल लेंस की फोकस दूरी ये भी ऑलवेज निगेटिव होती है, और उत्तल लेंस के फोकस दूरी की बात करें तो ये ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव। तो कह रहा है कि दर्पण और लेंस दोनों की फोकस दूरी देखो -15 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन -15 सेंटीमीटर, तो माइनस होने से दर्पण कौन सा होगा, पक्का है अवतल होगा, और माइनस होने से लेंस कौन सा होगा, पक्का है कि अवतल होगा। तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या है, दोनों कौन से हैं, अवतल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो अगर किसी शब्दकोश में छोटे छोटे जैसे अखबार है या और भी छोटी छोटी चीज़ जो अक्षरें होती हैं वो पढ़ने में नहीं आती हैं, तो आपको लेंस लगाना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो चश्मा लगाना पड़ेगा, है ना, चश्मा लगाना पड़ेगा, और वो छोटा छोटा जो है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे ऐसा चश्मा लगाना पड़ेगा। तो लेंस वो कौन सा है जो चित्रों को बढ़ा के दिखाता है, तो वो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस जो है वो प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है, वो इमेज को बड़ा बना देता है, जबकि अवतल लेंस केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर हम बात करें तो लेंस तो उत्तल हो गया। अब इसमें देखो उत्तल लेंस यहाँ भी है, उत्तल लेंस यहाँ भी, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखो जब भी पावर की हम बात करें वो 1/f होता है, यानी कि फोकस दूरी जितनी बढ़ेगी पावर उतना घटेगा, फोकस दूरी जितनी घटेगी पावर उतना बढ़ेगा, और पावर बढ़ेगा तो जो आवर्धन है आपका लेंस का वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि कम फोकस दूरी का अगर लेंस आप लेते हैं तो उसका आवर्धन ज़्यादा होगा, और हम तो यही चाह रहे हैं कि आवर्धन ज़्यादा हो ताकि वो छोटे प्रतिबिंबों को बड़ा दिखाए। तो आवर्धन ज़्यादा होने के लिए फोकस दूरी कम लेना पड़ेगा, और कम फोकस दूरी इन दोनों में से किसका है, 10 का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, मानव नेत्र जो है वो कहाँ पर प्रतिबिंब बनाते हैं, कहाँ पर प्रतिबिंब बनाते हैं। तो याद रखना वो हमेशा जो है प्रतिबिंब दृष्टि पटल या फिर इसी को इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अब मानव नेत्र में ना ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले प्रकाश आकर पड़ता है कहाँ पर, कार्निया पर। प्रकाश कहाँ पर आके पड़ता है, कहाँ पर आके गिरता है प्रकाश, कॉर्निया पे गिरता है, पहले कॉर्निया पर ही गिरता है, और कॉर्निया पर प्रकाश पड़ने के बाद वो जो है पुतली से होके अंदर जाता है। लेकिन पुतली क्या करती है, ये प्रकाश की मात्रा को डिसाइड करती है। ये क्या करती है, प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा को डिसाइड करती है, उसको नियंत्रित करती है कि कितना प्रकाश अंदर भेजना है और कितना प्रकाश रोक लेना है। और ये काम कैसे हो पाता है, क्योंकि जो परितारिका है जिसको इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है, आइरिस, ये जो है ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ये क्या करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। आइरिस जो है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, और पुतली क्या करती है, वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। वो यह जैसे आप बहुत चकाचौंध में जाते हो ना, तो आइरिस क्या करता है, वो पुतली को सिकोड़ देता है जिससे कम प्रकाश अंदर जाता है, और आप किसी चीज़ को, वो कम प्रकाश जो है लेंस और पुतली के थ्रू होते हुए जब दृष्टिपटल रेटिना पर पड़े तो आप चीज़ों को सही से देख पाएँ। और जब अंधेरे में जाते हो ना तो ये आइरिस क्या करता है, पुतली को फैला देता है, और ये कम प्रकाश को भी अंदर तक भेज देता है, कहाँ तक, लेंस के थ्रू होते हुए रेटिना तक जाके भेज देता है, और रेटिना पर यहाँ पर आपका इमेज बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया हो, मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। शेयर कर देंगे तो वीडियो चल जाएगी। और कुछ कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना। ठीक है, और बाकी चीज़ों का भी काम मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश पहले कार्निया पे पड़ेगा, फिर पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके अंदर भेजेगी, और वो भी नियंत्रण कैसे होता है, आइरिस के थ्रू। पुतली को कौन कंट्रोल करता है, परितारिका कंट्रोल करती है, आइरिस कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? अच्छा जी, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? देखो, पहले तो तुम्हें ऊष्मा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये सभी को पता है हीट का फॉर्मूला H बराबर क्या होता है? H बराबर I² RT होता है, जहाँ पे R प्रतिरोध है, T टाइम है और I करंट है और ये H फॉर हीट है, ऊष्मा है। ठीक है, और ये किस में निकल के आती है? ये जूल में निकल के आती है। लेकिन अगर इसी में अगर I² RT में अगर 4.2 से भाग दे दें तो ये ऊष्मा किस में निकल के आती है? कैलोरी में निकल के आती है। ये ऊष्मा का फॉर्मूला है, जूल से कैलोरी में कन्वर्जन मैंने आपको समझाया। अब लेकिन हमें क्या करना है? ऊष्माओं का अनुपात निकालना है, और वो भी तब जब आपको क्या कह रहा है? पदार्थ जो है वो समान लंबाई, चालक तार जो है वो उसका पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, मतलब एक जैसा तार है, और बस अंतर है कि उसको श्रेणी क्रम में एक बार जोड़ा है और एक बार किस में जोड़ा है? एक बार उसको जोड़ा है हमने समांतर क्रम में। तो इस फॉर्मूले को एक कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसमें जो है ना V बराबर आई आर आपने पढ़ा होगा, तो I बराबर आप क्या लिख सकते हो? V बटे आर। H का फॉर्मूला ये भी तो निकल के आ सकता है, H बराबर ये I बराबर अगर V बटे आर रख दें तो V² बटे R² इंटू आर इंटू टी, और यहाँ से R से एक R कट जाएगा तो ये हमें क्या मिलेगा? V² इंटू टी बटे आर, यही मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, जब दो चालक तार हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो दो चालक तार हैं, अगर मान लो उनका प्रतिरोध R है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, तो एक का प्रतिरोध R तो दूसरे का भी R, तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो R प्लस R मिलके वो कितना देगा? 2R। और इन्हीं को अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1/R प्लस 1/R, यानी कि ये हो जाएगा 2/R, और R इक्विवेलेंट निकालोगे उल्टा तो R/2। ये कितना देगा? ये R/2 दे देगा, ये R/2 दे देगा। ठीक है, समांतर क्रम में। तो अब हीट में क्या होगा? हीट H1 बटे H2, हमें तो रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ये V² T बटे R, और श्रेणी क्रम में R कितना आया है? वो एक्चुअली 2R आया है, तो मैंने लिख दिया 2R, और बटे H2 यानी कि भाग देना है मुझे दूसरे हीट से। दूसरे वाले हीट के लिए क्या हो जाएगा? V² T सेम रहेगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं वोल्टेज में और समय में, सब कुछ सेम रखा है हमने, पर जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में कितना आ गया? R/2 आ गया, तो मैं लिख दूंगा R/2 नियम से, तो चलो R/2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? इसको सॉल्व करोगे तो V² T बटे 2R और मल्टीप्लाइड बाई ये R/2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा V² T। तो V² T खत्म होता दिख रहा है, R से R खत्म होता दिख रहा है, और R/2 था तो एक्चुअल में ये 1/2 है, यानी कि 1/2 पहले से था और ये भी 2 में है, तो ये भी 1/2 है, तो 1 कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका जो अनुपात आएगा हीट का वो 1:4 का आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखो, ये सवाल अच्छा था, 1 नंबर के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सवाल अच्छा था भाई, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, बढ़िया सवाल था आपका। हीट का फॉर्मूला भी यहाँ से रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कैसे उत्पन्न हो सकती है, कैसे हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? तो आप सभी को पता है जनरेटर। किससे उत्पन्न होती है? जनरेटर से, हिंदी में जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल और आता है बहुत मजेदार कि जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप याद रखना, विद्युत एक सेकंड, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप बताओगे कि ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। ये कई बार पूछा है कि जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। और विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर या फिर जनित्र कहते हैं। अगर बात करें मोटर की, तो वो जनरेटर का ठीक उल्टा होता है। मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है?
यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तभी हम इससे पानी चला सकते हैं खेतों में, है ना। मोटर का तुमने देखा होगा यूज़, हम इससे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक कार वगैरह, इलेक्ट्रिक रिक्शा में लगा के हम उससे गाड़ियाँ चला लेते हैं, यांत्रिक कार्य करवा लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, वो मोटर हो गया। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक यंत्र है जो क्या करता है, करंट को मीजर करता है, करंट को मीजर करता है। और एमीटर क्या है, वो भी एक यंत्र ही है जो किसको मीजर करता है, करंट को ही मीजर करता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ठीक लगा होगा। आगे चलते हैं, एक सवाल और फिजिक्स का ही है। वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो एक धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे सर्कुलर होता है, जिसका केंद्र ये तार होता है। तो देख लो कि तार लंबवत होती है नहीं, समांतर होती है नहीं, त्रिज्यीय होती है नहीं, संकेंद्रीय रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर से सवाल आपको पूछा गया था। देखो एक बार और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक तो कर ही देना और अपने दोस्तों में शेयर करो, शेयर करोगे तो वीडियो थोड़ी सी चल जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये फिजिक्स से 7 सवाल आए थे। और जैसे ही आप इसके आगे बढ़ोगे तो आपको उपभाग 2 दिखाई देगा, जिसमें केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के सवाल आएंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं रसायन विज्ञान के कौन से सवाल हमारे पास हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। पहली बात तो ये याद रखो, लिटमस के लिए मैं एक ट्रिक तुम्हें बता देता हूँ कि आप अनिल नाम याद रखो। कौन सा नाम? अनिल। आप अनिल नाम याद रखो। अनिल से क्या याद रखोगे कि अ से जो अम्ल है, अम्ल, नी से नीले को, लौ से क्या कर देता है, लाल करता है। अम्ल जो है वो नीले को लाल करता है। तो इसका उल्टा क्षार जो है वो लाल को क्या करेगा, नीला करेगा। तो ये एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल से नीला कर रहा है, यानी कि अम्ल नहीं है, वो क्या है, वो क्षार है। और क्षार है तो उसका पीएच 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि अम्ल होगा तो 7 से कम होगा, क्षार है तो 7 से अधिक होगा, 7 है तो न्यूट्रल है। तो इसमें देख लो 7 से अधिक केवल डी है 8, तो उसका पीएच का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना बढ़िया सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जिंक जो है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। बड़ा ही आसान है, मुझे तो आसान ही लगा। देखो जिंक ले लो और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि H2SO4, इससे क्या करवा दो, इससे रिएक्शन करवा दो, इससे तुम क्या करवा दो, रिएक्शन करवा दो। तो क्या बनेगा, ये SO4 के साथ मिलके जिंक सल्फेट ZnSO4 बना लेगा और प्लस H2 बच जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक बार इस वाली स्लाइड पे मैं जाना चाहूँगा, मुझे कुछ याद आया है। देखो एक बार कई बार सवाल में ना ब्लड का पीएच मान पूछा है, ब्लड का पीएच मान पूछा है। तो ब्लड का पीएच मान 7.3 से 7.4 के बीच में होता है। अगर आपको एक ही ऑप्शन हो तो 7.4 पर लगाइएगा, 7 किस पर लगाइएगा, 4 पर लगाइएगा। ब्लड का पीएच कई बार उसने पूछा है एग्जाम में, कई बार, तो यहाँ पे जो है याद रखना, ठीक है, इसलिए मैंने आपको रिकॉल करा दिया। और इसका आंसर तो मैंने बता दिया, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। 13 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, सॉरी 10वें नंबर का सवाल है। 10वें नंबर का सवाल क्या कर रहा है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन, अच्छा जी, एल्काइन की बात करें तो ध्यान रखना, एल्काइन में एल्काइन आइन आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, आइन आ रहा है। आइन का मतलब कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, आइन का मतलब है कि उसमें कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, CnH2n-2, ये एल्काइन का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में जरूर आपको याद रखना है कि CnH2n+2 जो है वो एल्केन का होता है, लास्ट में एन आता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और CnH2n जो है वो आपका एल्कीन का सूत्र होता है, जिसमें आपका डबल बॉन्ड आता है, एल्कीन। और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है और CnH2n-2 वो होता है। तो इसमें एल्काइन पूछा है तो ऑप्शन सी सही है, एल्कीन पूछेगा तो CnH2n ये सही हो जाएगा, और एल्केन पूछेगा तो CnH2n-2 वो आपका ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो जानते ही होंगे कि एन जो है वो सिंगल बॉन्ड के लिए आता है, इन जो है वो डबल बॉन्ड के लिए आता है, और
आइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है। और देखो अगर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको ये पता हो कि एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड और आइन ट्रिपल बॉन्ड है, और ये फॉर्मूला ना भी याद हो ना, तो याद रखना इन फॉर्मूलाज में एक कंडीशन होती है, इस इन सभी में हमेशा एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही आपको लेना है। n बराबर 1 आप नहीं रख सकते, n बराबर 0 आप नहीं रख सकते। आप कम से कम कौन सा n का नंबर कितना होगा, सबसे छोटा 2 होगा, 2 से छोटा आप नहीं रख सकते, 2 या 2 से बड़ा ही रखना है। तो आप क्या करना बेटा, n बराबर 2 रख के फॉर्मूला बना लेना। जैसे मान लो मुझसे आइन पूछा था और मैं इस वाले में अगर फॉर्मूला बनाता हूँ n बराबर 2 रख के, तो C2 और H का क्या हो जाएगा, n बराबर 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गया 2, तो C2H2 बनेगा। और C2H2 जब मैं बनाऊंगा ना, C बॉन्ड C और 2 ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन की संयोजकता होती है 4, एक इससे बना लिया, एक इससे बना लिया, 2 घट रही है, तो यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 3 यहाँ से 1 4 इसका हो गया, 3 यहाँ से 1 4। देखो चित्र बना और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो पक्का है कि यही किसका है, आइन का फॉर्मूला है। ऐसे ही n बराबर 2 रख के अगर आप इसको बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड आएगा, n बराबर 2 रख के इसको बनाओगे तो डबल बॉन्ड आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, अदरवाइज याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड की बात कर रहा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो है बॉन्ड CHO होता है, याद रखना है आपको, बॉन्ड CHO कौन होता है, एल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉन्ड OH क्या होता है, ये होता है एल्कोहल, ये क्या होता है, एल्कोहल होता है बॉन्ड CHO। और इस तरह से C डबल बॉन्ड O और C की 2 संयोजकताएं खुली हुई हों, जिसमें से आपका 2 संयोजकताएं खुली हुई हैं, तो ये कौन सा होता है, ये होता है कीटोन। ये कौन सा समूह है, ये कीटोन समूह है, याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। और बॉन्ड COOH अगर आ जाए, अगर बॉन्ड COOH आ जाए तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका, इस समूह का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कीटोन है, इसका एल्कोहल है, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो चारों में से कोई भी एग्जाम में पूछ ले, एक सवाल से 4 सवाल हो गए, तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। अच्छा, हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। देखो इसमें मोटा मोटा तुम्हें क्या है ना, एक जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बनाई जाती है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में उसको दिखाया गया है। मतलब कि उस एक लंबी सी सीरीज होगी जिसमें बीच में कहीं हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ तत्व होंगे, हाइड्रोजन के नीचे कुछ तत्व होंगे। मतलब ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और नीचे वाले कम रिएक्टिव होंगे। तो अगर हाइड्रोजन को विस्थापित करना है तो हाइड्रोजन से ऊपर का जो तत्व होगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। हाइड्रोजन के अलावा भी सवाल किसी और एलिमेंट पे भी पूछा जा सकता है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज आप देखना, किताब में देखना, आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिया होगा, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज ये सवाल बना नहीं पाओगे। तो जब रिएक्टिविटी सीरीज जब नोटिस करोगे तो इसमें क्या है ना, ये जो कॉपर है, जो मरकरी है, जो प्लेटिनम है, ये सब ये नीचे आते हैं। ऊपर कौन आता है, ऊपर मैग्नीशियम आता है, जिंक आता है, कैल्शियम आता है, ये पोटेशियम आता है, इस तरह की चीज़ें ऊपर आती हैं। तो Mg और जिंक ये ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आने के नाते ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। कीटोन अभी बताया मैंने, C डबल बॉन्ड O और ये दोनों खुला हुआ होता है। इस तरह से जहाँ भी दिख जाए तो वो आपका कीटोन होगा। अगर इसमें देखो CHO है तो ये तो एल्डिहाइड हो गया, COOH है तो ये क्या हो गया, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे OH है तो ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। पर इसमें अगर देखो, इसमें ये दिखाई नहीं दे रहा, पर चित्र को बनाओगे ना, CO का मतलब है कि C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ C के ये CH3 लगा है और दूसरी तरफ C के भी क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो यही कौन सा है, यही कीटोन है। तो ऑप्शन नंबर C आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट खत्म हो गया। अब आते हैं बायोलॉजी पे, अब आते हैं किस पे, बायोलॉजी पे। उपभाग 3 ऐसे ही आपके पेपर में लिखा होगा। तो बायोलॉजी में कह रहा है कि मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र मतलब कि जो शरीर के खराब चीज़ों को बाहर निकालता है, तो वो आपका किडनी है, वृक्क है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हृदय से तो आप सांस लेते हैं, और ये और भी आपके अंग हैं, आमाशय, प्लीहा, बट जो उत्सर्जन तंत्र है वो कौन सा है, वो वृक्क है। तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विखंडन होता है। सांस लेने के दौरान, श्वसन जो प्रक्रम है उसके दौरान
ये अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है, ये कहाँ पे होता है? पाइरूवेट अणु में विखंडन जो है वो होता है कोशिका द्रव्य में, वो कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है, तो इसको पुनर्उद्भवन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कहा जाता है। कई बार परीक्षा में मुकुलन से भी सवाल आया, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करके इसको टिक करके आते हैं। मुकुलन क्या है? ये एक तरह का अलैंगिक प्रजनन। मुकुलन क्या है? एक तरह का अलैंगिक प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन है। और ये कैसे होता है? इसमें एक कोई जीव होता है, जनक जीव जो आगे जीव बनाएगा। इसके ऊपर क्या होता है? उभार हो जाता है, उसके ऊपर उभार हो जाता है। जनक जीव के ऊपर कहीं एक उभार छोटा सा होगा, फिर ये उभार विकसित होगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और क्या करेगा? नया जीव बना लेगा, और यही जीव उससे अलग हो जाता है, तो ये बच्चा जीव हो जाता है, चाइल्ड, और ये फादर हो जाता है, जनक। तो उभार के थ्रू यहाँ पर जिसको, इस प्रक्रिया को ही मुकुलन कहते हैं। इसको अलैंगिक प्रजनन, इसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है, एक ही जो जीव है वो अपने आप से अलग नए जीव पैदा कर लेता है। और इसके एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कभी पूछे तो आप कहोगे ईस्ट में पूछा जाए कि प्रजनन कैसे होता है, तो मुकुलन द्वारा। इसका एक और एग्जाम्पल है हाइड्रा। कोई पूछे कि हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है, तो आप कहोगे मुकुलन द्वारा। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, इससे बार बार सवाल आए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और हालांकि यहाँ अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता जो है वो पुनर्उद्भवन कहलाती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो वो बीजांड होता है। बीजांड जो है ये बाद में जाकर के बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगर बात करें वर्तिकाग्र, पराग कण या फिर वर्तिका की, ये प्रजनन क्रिया के अन्य भाग हैं। पौधों में जो प्रजनन होता है ना, उसके ये अन्य भाग हैं, लेकिन ये डायरेक्ट बीज में परिवर्तित नहीं होते हैं। बीज में कौन परिवर्तित होता है? तो बीजांड होता है, याद रखना है। अच्छा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है। डीएनए का वह भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना जीन में होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम मतलब कि जिसको मनुष्यों ने बनाया, और परितंत्र मतलब कि जहाँ पर खाने पीने रहने सहने का जुगाड़ हो, तो वो है मानव निर्मित कृषि भूमि। तो ये एक कृत्रिम परितंत्र। वन जो है ये प्राकृतिक परितंत्र है, मरुस्थल जो है प्राकृतिक, घास स्थल जो है प्राकृतिक है, मानव निर्मित कृषि भूमि जो है वो कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है। तो आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। और नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो वो है थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मनुष्यों में, मानवों में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि के अंदर ये थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है, जो तमाम चीज़ों के लिए हमारे बॉडी में तमाम चीज़ें मेंटेन करने के लिए काम में आता है। बाकी अगर बात करें ऑक्सीन की, साइटोकाइनिन की और गिबरलिन की, तो ये तीनों पादप हार्मोन हैं, और ये पौधों के विकास और उनके सुंदरता और उनके फूल, पौधे, पत्तियां, इन सब में ये कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो पादप हार्मोन नहीं है पूछा था, तो थायरॉक्सिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और परीक्षा के लिए आपको पहले से ही मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप बेहतर करके आएंगे। अगर आपको कुछ और भी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इसको आप शेयर जरूर करिए, जितने लोगों में शेयर करेंगे तो वीडियो थोड़ी चल जाएगी और अच्छे लोगों के पास जाएगी। तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो आप अभी पढ़ रहे थे बालेंद्र प्रताप सिंह के साथ, फिर मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।